नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। 10 दिनों से उत्तराखंड में हो रही उथल पुथल का आखिरकार अंत हो गया। उत्तराखंड को नया मुख्यमंत्री मिल चुका है। दिल्ली से देहरादून तक सीएम चुनाव को लेकर बैठकों का दौर चलता रहा और आखिरकार बीजेपी आला कमान ने विधायक दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी के नाम पर अपनी मुहर लगा दी। विधायक दल की बैठक में धामी को विधायक दल का नेता चुना गया। इसके साथ ही धामी उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री होंगे। वे दूसरी बार प्रदेश की कमान संभालेंगे। विधायक दल की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी भी मौजूद रहीं। ये दोनों नेता आज एक विशेष प्लेन से देहरादून पहुंचे थे, क्योंकि बीजेपी ने इन्हें पर्यवेक्षक बनाया था उत्तराखंड का। आपको बता दें कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 47 सीटें जीती थी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पारंपरिक सीट खटीमा से चुनाव हार गए थे, जिसे लेकर सस्पेंस बन रहा था। और एक बार फिर बीजेपी नेतृत्व ने भरोसा जताया है पुष्कर सिंह धामी पर। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे कार्यकारी संपादक अक्षय राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा किया गया है, ऐसी क्या वजह है कि एक बार फिर धामी को ही बीजेपी नेतृत्व ने जिम्मेदारी सौंप दी है उत्तराखंड की? देखिए, हर सबसे बड़ी बात रही है कि बीजेपी ने जिस तरह से बहुमत का आंकड़ा छुआ, न सिर्फ प्रचंड बहुमत हासिल की, बल्कि दूसरी बार लगातार सत्ता में आ रही है, जैसा उत्तराखंड में कभी हुआ नहीं। साफ तौर पर था कि एक युवा नेतृत्व पर भरोसा बीजेपी ने जताया था और 4-5 महीने ही उनको समय मिला था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने रणनीति के साथ शुरुआत की थी चुनाव की, उसमें कहीं ना कहीं बड़े नेताओं का हाथ भी उनके ऊपर था। भले ही वो चुनाव हार गए थे, लेकिन साफ तौर था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो विश्वास था उन्होंने हासिल कर लिया था। और कल जब मुलाकात हुई थी दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ और तमाम नेताओं के साथ, जो बॉडी लैंग्वेज थी वो दिखा रही थी कि धामी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और कल हमने कहा भी था कि 99% चांसेस है कि धामी मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि बीजेपी में अप्रत्याशित रूप से कुछ भी हो सकता था, लेकिन संभावना ये जताई जा रही थी कि धामी को नेतृत्व सौंपने बीजेपी जा रही है। और आज राजनाथ सिंह जब वहां पर पहुंचे, धामी ने उनका स्वागत किया, मीनाक्षी लेखी का स्वागत किया, अनिल बलूनी और तमाम बड़े नेता, चाहे अजय भट्ट रहे हो, निशंक रहे हो, सभी मौजूद रहे। और ये बातें कही जा रही थी कि धामी को नेतृत्व बीजेपी सौंपने जा रही है, बस औपचारिक घोषणा होना बाकी है। और यही हुआ भी, धामी को वहां पर अपना नेतृत्व सौंप दिया गया है। उनके सामने चुनौतियां ये होगी कि एक तो उनको चुनाव में एक बार फिर से उतरना पड़ेगा। कौन सी सीट होगी वो ये देखना होगा कि कौन विधायक उनके लिए सीट खाली करता है। लेकिन 6 महीने का समय धामी के पास भी रहेगा कि उसके बीच वो चुनाव कहीं से जीत सके। लेकिन एक बार फिर से जिस तरह से नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया है, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि युवा नेतृत्व के भरोसे की बदौलत और जिस तरह से मतदाताओं ने वहां पर मतदान किया है, उसको लेकर के धामी के सामने चुनौतियां होंगी कि किस तरह से उत्तराखंड को एक विकास के पथ पर आगे ले जाते हैं। और कह सकते हैं कि जो राजनाथ सिंह ने कहा था कि पुष्कर फ्लावर नहीं बल्कि फायर भी है, तो साफ तौर पर है कि एक बार फिर से धामी के नाम पर मुहर बीजेपी नेतृत्व ने लगा दी है और घोषणा कर दी गई है। 12वें सीएम होंगे पुष्कर सिंह धामी। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उनके सामने, जैसे मैंने कहा, कि तमाम चुनौतियां होंगी कि युवाओं को रोजगार किस तरह से दिया जा सके। पलायन का एक मुद्दा जो उत्तराखंड में रहा है, वो किस तरह से पटरी पर फिर से आ सके, वहां युवा फिर से पहुंच सके। हालांकि उसके लिए बीजेपी ने तमाम काम शुरू भी किए हैं। तो ऐसे कुछ चुनौतियां रहेंगी कि उत्तराखंड में अगर और बेहतर करना है, अगला जो चुनाव भी अगर जीतना है, तो उसके लिए तमाम जो काम है वो पुष्कर सिंह धामी को करने होंगे। क्योंकि अक्षय, अगर हम देखें, अगर पुष्कर सिंह धामी के अलावा कोई भी दूसरा चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर होता, चाहे अनिल बलूनी होते, चाहे अजय भट्ट होते या निशंक होते, तो बहुत हद तक ये संभावना थी कि गुटबाजी एक बार फिर से बीजेपी में हो सकती थी। और शायद उसी गुटबाजी को दूर करने के लिए बीजेपी ने एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताया। देखिए, कुछ लोगों का जो एक आकलन था कि क्योंकि पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए थे, तो कुछ विधायक जो थे, खास करके सतपाल महाराज गुट के, वो चाहते थे कि किसी और को बनाया जाए, जो जीते हुए विधायक हैं उसमें से
चुनाव किया जाए। लेकिन बीजेपी ने तय कर लिया था, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, या जितने भी बड़े बीजेपी नेता हैं, उन्होंने पुष्कर सिंह धामी की सराहना की, उनके काम की सराहना की, उनके नेतृत्व की सराहना की थी। और हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जो सबसे मजबूत सीट मानी जाती थी पुष्कर सिंह धामी के लिए, वो गृह क्षेत्र भी है, और वहां से वो चुनाव हार गए थे, तो आशंका एक बलवती हो रही थी। लेकिन कहते हैं कि जब बीजेपी नेतृत्व अगर तय कर ले, प्रधानमंत्री मोदी तय कर ले, अमित शाह तय कर ले, तो फिर कोई आगे बढ़ नहीं पाता। और यही वजह रही कि अमित शाह ने कल कुछ विधायकों को फटकार लगाई थी और साफ तौर पर कह दिया था कि बीजेपी तय कर लेगा, बीजेपी नेतृत्व तय कर लेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और जिस तरह से पुष्कर धामी की कल बॉडी लैंग्वेज थी, उनको कल देहरादून भेज दिया गया और कहा गया कि आप जाकर के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां कीजिए। उसी से साफ हो गया था कि पुष्कर सिंह धामी अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उत्तराखंड सदन पहुंचने के बाद, और वो बहुत सकारात्मक थी, जो साफ तौर पर है कि उनको संदेश दे दिया गया था। और कल ही अमित शाह ने उनको बात भी की थी, 15-20 मिनट उनको अकेले में बैठक करके चर्चा की थी। तो ये कहा जा रहा था कि पुष्कर सिंह धामी में बहुत उठापटक नहीं हुई तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। और आज यही हुआ, बीजेपी ने उनको एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की बागडोर संभाल ली है। कहा जा रहा है कि 23 जो मार्च है वो शपथ ग्रहण समारोह होगा परेड मैदान में, और प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह जैसे तमाम दिग्गज वहां पहुंच सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयसिंह राउत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयसिंह राउत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एफएम न्यूज में। एक बार फिर बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताया है और तमाम चुनौतियां पुष्कर सिंह धामी के सामने रहेंगी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती पुष्कर सिंह धामी के सामने यह रहेगी कि क्या 5 साल पूरे कर पाएंगे पुष्कर सिंह धामी। क्योंकि अगर पिछले 10 सालों में बीजेपी का इतिहास देखें तो 10 सालों में 7 सीएम दे दिए बीजेपी ने। ये तो आपका सवाल वाजिब है। ये तो सवाल ये है कि क्या 5 साल रह पाएंगे, क्योंकि पिछले 11 साल में 8 मुख्यमंत्री दिए। सुनिए जी, बीजेपी को अब तक 11 साल का मौका मिला, इससे पहले 2 टर्म और एक अंतरिम सरकार के जी। और उस दौरान के 8 मुख्यमंत्री दे चुके हैं। तो और अच्छा, दूसरी बात यह है कि इनके मुख्यमंत्रियों को या सरकार को कहीं बाहर से नहीं, अपनी लोगों से खतरा रहा है। तो एक तो ये भी सवाल है कि क्या इनकी सरकार कितनी चलेगी। दूसरी बात ये है कि ये पिछली बार जो बहुत सारी घोषणाएं कर चुके थे गांधी जी, उन घोषणाएं जो 500 से ज्यादा जो घोषणाएं कर गए थे, वो धरातल पर कैसे उतरेंगी, सवाल तो उसका है। और उसमें कई ऐसी घोषणाओं से उन घोषणाओं के लिए तो इतने वित्त की जरूरत पड़ेगी, वो कैसे करेंगे जबकि राज्य की वित्तीय स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। ये बात है। दूसरा, कहते हैं घोषणा कर दी थी हम कॉमन सिविल कोड बनाएंगे, नागरिक संहिता बनाएंगे, और वो कैसे बन पाएगी आप भी जानते हो, तो इतनी आसान होती नहीं है, तो पार्लियामेंट का विषय है। तो कई जो वादे इन्होंने किए हैं उनको धरातल पर उतारना बड़ी गंभीर इनके पास चुनौती रहेगी। व्यवहार कुशल है ये, वो ठीक है, हो सकता है सबको साथ चलने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन ये बीजेपी के अंदर रहेगा ही कि भाई ये इन्होंने वादे पूरे नहीं किए, इनको हटाओ, तो किस तरह कुछ भी हो सकता है। जैसे राउत जी, आपको क्या लगता है कि पुष्कर सिंह धामी पर दोबारा भरोसा जताकर बीजेपी नेतृत्व ने पार्टी के अंदर होने वाली गुटबाजी को कम कर दिया है? मतलब कि पुष्कर सिंह धामी सीएम बन गए हैं तो क्या गुटबाजी कम रहेगी, या अन्य कोई चेहरा पुष्कर सिंह धामी की जगह होता, चाहे सतपाल महाराज होते, चाहे निशंक होते, चाहे बलूनी होते, अगर इनमें से कोई भी होता तो गुटबाजी बढ़ने की संभावना ज्यादा थी? हाँ, गुटबाजी बढ़ने की संभावना निश्चित रूप से ज्यादा होती है, लेकिन दूसरी बात, जब इनका कमिटमेंट था कि हम धामी को ही बनाएंगे जी, नहीं, उस समय ये तो नहीं कहा था ना कि अगर धामी जीते तो तब बनाएंगे, ऐसा तो नहीं हो रहा था जी। ये बोला था कि हम अगर सत्ता में आए, दोबारा पार्टी आएगी तो यही अगले मुख्यमंत्री होंगे, तो बोल दिया था जी। तो इनकी बातें देखे, एक तरफ देखा जाए तो कमिटमेंट था, बीजेपी का ही अपना कमिटमेंट था। अगर धामी को मौका मिला तो स्वाभाविक ही है, उसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा, हाँ दावेदार बहुत ज्यादा हो गए थे, दावेदारों को संतुष्ट भी करना था, उनको
उनको भी समझाया गया होगा, कई चीजें हुई होंगी। क्या चुनौतियों का आपने तमाम जिक्र किया कि तमाम घोषणाएं उन्होंने पिछले अपने 5 महीने के कार्यकाल में की, 500 से ज्यादा, और उन्हें धरातल पर उतारना एक बड़ी चुनौती होगी। दूसरा, हमने देखा है, आपका बहुत लंबा अनुभव है और उत्तराखंड के ही आप रहने वाले हैं। तमाम सरकारें आई गईं, एक तो पलायन की समस्या बहुत ज्यादा रही, दूसरा जो सीमांत क्षेत्र हैं उनके विकास को लेकर कोई भी सरकार ढंग से काम नहीं कर पाई, क्योंकि आज भी हम देखते हैं, आए दिन खबरें आती हैं कि डंडी कंडी के सहारे बीमार मरीज को ले जाया गया, कनेक्टिविटी से कुछ गांव नहीं जुड़ पाए। ये बड़ी चुनौतियां हैं उत्तराखंड में और जिन पर काम करने की जरूरत है, लेकिन बहुत कम काम होता नजर आता है। बहुत चुनौतियां हैं, लेकिन अब हो सकता है कि अगर देखिए यहाँ ये जो विधानमंडल दल से चुनाव होना, ये तो केवल औपचारिकता होती है। बड़ी राजनीतिक पार्टियों में तो ऊपर से ही व्यक्ति थोपा जाता है, मुख्यमंत्री थोपा जाता है। तो वो अगर बीजेपी नेतृत्व में इनमें विश्वास व्यक्त किया है, तो इनकी जो चुनौतियां हैं तो उनको भी तो केंद्र सरकार के या मोदी सरकार को देखने पड़ेंगे, उनका सहयोग करना पड़ेगा। दूसरी बात है, 2024 में चुनाव है पार्लियामेंट का जी। अब तो उस चुनाव के लिए अगर ये अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो फिर बीजेपी सवाल तो फिर अल्टीमेटली बीजेपी पर आता है। तो मुझे लगता है कि अगर ये इन्होंने अच्छे प्रोजेक्ट बना के दिए तो ठीक यहाँ काम किया, तो केंद्र से इनको काफी सहयोग मिल सकता है धामी जी को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जय सिंह राउत जी आपका तमाम बातचीत के लिए। अब बात करते हैं लाल कुआं की। सिंगल यूज प्लास्टिक पर सरकार ने बैन लगा दिया। सरकार ने अधिसूचना जारी कर कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक की चीजों के इस्तेमाल में पूरे तरीके से रोक लगा दी जाए, और इसकी अधिसूचना भी पूर्व में जारी हो चुकी है। देश को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं की खरीद बिक्री, मैन्युफैक्चर पर रोक के आदेश जारी किए। इसके अलावा सरकार ने पॉलिथीन बैग पर फिलहाल देश में 50 माइक्रोन से कम की पॉलिथीन पर बैन लगा रखा है। वहीं लाल कुआं के नगर पंचायत अध्यक्ष लाल सिंह ने कहा कि उनके द्वारा पूर्व से ही लाल कुआं के पूरे नगर क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पिछले कई सालों से, शायद पिछले वर्ष भी ऐसा हुआ था कि पॉलिथीन पे चालानी कार्रवाई की गई थी, प्रशासन द्वारा भी और स्थानीय निकाय द्वारा भी। शहरी विकास निदेशालय द्वारा भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस स्थानीय निकायों को दिए गए हैं कि पॉलीथीन को पूर्णतः बैन करना है। पॉलीथीन, प्लास्टिक, थर्माकोल आदि जो भी प्रतिबंधित सामग्री है, इनका क्रय, विक्रय और इनका उपयोग, इसमें स्लैब दिए गए हैं कि किन किन स्लैब्स में आप उन पर कार्रवाई कर सकते हैं, और जुर्माने की भी प्रोविजन निर्धारित किए गए हैं शासन के द्वारा। हमारा जो है, आज हमने एक व्यापारी, शहर के व्यापारियों के साथ एक बैठक की है। वेंडर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ भी एक बैठक हमने आज प्रस्तावित है हमारी 3 बजे। उनके साथ एक विचार विमर्श हमने करना है ताकि शासन की पॉलिसी से उनको भी हम अवगत करा सकें, क्योंकि शहर के व्यवसायियों का भी सहयोग हमें अपेक्षित है इस कार्य में, क्योंकि पॉलीथीन का प्रयोग और क्रय विक्रय जो भी है हमको पूर्णतः बंद करने हैं। और इस पे जो है शासन द्वारा तो निर्देश दिए ही गए हैं, साथ ही डीएम सर द्वारा भी इसमें निर्देश दिए गए हैं। इस पे विचार विमर्श करने के पश्चात एक पॉलिसी, बाजार से लेकर के नगर से लेकर के चारों तरफ पॉलीथीन को हमेशा मुक्त करने के लिए प्रयास जारी रहता है, लोगों को जागरूक किया जाता है, जनता में एक अच्छा संदेश हमेशा पहुंचाया जाता है कि पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण दूषित बचाने के लिए हमको ये सब करना जरूरी है, क्योंकि पॉलीथीन मुक्त जब हम रहेंगे तभी हमारा जो है पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और आम जनता के हित की बात है और सबको जागरूक करना हमारा भी कर्तव्य है। तो हम लाउड स्पीकर से लेकर के सवेरे जितनी भी कूड़ा हम कलेक्ट करते हैं सवेरे घरों से, तो हम अपनी गाड़ियों में भी जो है अनाउंस कराते हैं कि पॉलीथीन जो है मुक्त हमारा लाल कुआं हो, और उसमें हम बहुत सकारात्मक कदम उठाए हुए हैं। और आज उसी परिप्रेक्ष्य में हम व्यापार मंडल
अध्यक्ष को और अन्य संस्थाओं को भी बुलाए हैं ताकि हमारा शहर पॉलीथीन मुक्त हो सके। बाजार से लेकर के, नगर से लेकर के जनपद उधम सिंह नगर के नानकमत्ता स्थित सिखों के पवित्र नानकमत्ता गुरुद्वारे की प्रबंध कमेटी के चुनाव में फर्जी तरीके से डेलीगेट्स बनाए जाने का आरोप लगा है। गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष ने निर्वाचन अधिकारी से इस मामले में आपत्ति दर्ज कराई। गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी का कार्यवाहक प्रधान सेवा सिंह ने चुनाव करवा रहे निर्वाचन अधिकारी से नानकमत्ता गुरुद्वारा कमेटी चुनाव के लिए फर्जी तरीके से डेलीगेट्स बनाए जाने के प्रकरण की जांच की मांग की है। को जो भी सुन रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि चुनाव की एक प्रक्रिया होती है। जब इस प्रक्रिया की 9 मार्च तक वापस होने की तिथि थी, कंप्लेंट की तिथि थी, शिकायत की, वो उसको छोड़कर 16 को आपत्तियां ली जा रही हैं। 17, 18, 19, 20 को उसका निर्णय किया जा रहा है। इसमें बहुत बड़ी आशंका उत्पन्न हो रही है। इसके पीछे मात्र एक तरसेम सिंह जो जहां पर बैठा हुआ है उसका हाथ है। और जो हमने आपत्ति लगाई थी उस आदमी के, जब जो डिफॉल्टर है 20 से एक 40 मिनट में 5.5 लाख रुपया तरसेम सिंह उसको दिया, जमा कर दिया और उसका पत्र बहाल कर दिया गया। जहां व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। आज हम एडीएम साहब से सुबह से फोन कर रहे थे, फोन नहीं उठा रहे थे। अगर हमारा फोन उठाया, हम उनके पास वहां पहुंचे तो कहने लगे 1 मिनट रुको, हम आपके पास बात करते हैं। हम दफ्तर में बैठे, ऑफिस से अपनी गाड़ी बैठ के चल दिए। इससे हमें ये क्षमता उत्पन्न हो रही है कि जहाँ पर बहुत बड़ी धांधली हो रही है और किसके दबाव में हो रही है, और केवल दबाव है। देवभूमि मास्टर्स एथलेटिक्स एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट की ओर से 26 और 27 मार्च को हरिद्वार के भल्ला कॉलेज मैदान में उत्तराखंड एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। वहीं इस प्रतियोगिता में राज्य के अलग अलग जनपदों से लगभग 250 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। साथ ही इस एथलेटिक्स प्रतियोगिता में सभी सरकारी और गैर सरकारी विभागों के कर्मचारी बढ़ चढ़कर अपना योगदान देंगे। आपको बता दें कि प्रतियोगिता में 35 साल से ज्यादा आयु वर्ग के पुरुष और महिलाएं प्रतिभाग करेंगे। एसोसिएशन के महासचिव सतीश चंद्र चौहान ने बताया कि स्वास्थ्य जीवन की कुंजी है और खेल इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अल्मोड़ा के मध्यम वर्गीय परिवार से निकले लक्ष्य सेन रविवार को यूनेक्स ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, लेकिन फाइनल में कड़े मुकाबले में वो दुनिया के नंबर 1 और ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेल्सन से वो मात खा गए। जिसके बाद पीएम मोदी और सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट कर उनका हौसला बढ़ाया। दोनों ने अपने ट्वीट में कहा कि आप पर देश को गर्व है। पीएम मोदी ने कहा कि लक्ष्य, हमें आप पर गर्व है। आपने साहस और दृढ़ता का प्रदर्शन किया, आपने एक सम्मानजनक लड़ाई लड़ी। भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सफलता की नई ऊंचाइयां छुएंगे। विधानसभा चुनाव 2022 के 10 मार्च को नतीजों के बाद आज राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत को राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के लिए चुने गए विधायकों ने इसके बाद विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में पद और गोपनीयता की शपथ ली। सबसे पहले महिला विधायकों को शपथ दिलाई गई। पूर्व सीएम हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत ने सबसे पहले शपथ ली। उसके बाद सविता कपूर, रेखा आर्या, रितु खंडूरी ने भी शपथ ली। इस दौरान कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को लेकर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को देखने के लिए विकासनगर के न्यू उपासना सिनेमा में दर्शकों का हुजूम देखने को मिला। गौरतलब है कि 11 मार्च को रिलीज हुई ये फिल्म लगभग एक हफ्ते से न्यू उपासना सिनेमा में लगी हुई है, जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शकों का पहुंचना लगातार जारी है। आपको बता दें कि 32 साल पहले कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को लेकर यह फिल्म बनी है और जिसकी वजह से दर्शकों में आक्रोश भी है और दर्शकों की आंखों में आंसू भी हैं।
संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश भर के किसान 21 मार्च को वादा खिलाफी दिवस मना रहे हैं और इसी कड़ी में बाजपुर में संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। एसडीएम कार्यालय में ये ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और मांगे पूरी करने के लिए ज्ञापन पत्र दिया। ये आज पूरे देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सरकार को याद दिलाया जा रहा है कि जो उन्होंने वादा किया था किसान आंदोलन जब ख़त्म किया था कि जो मुकदमे हैं देश भर में वो वापस लिए जाएंगे किसान आंदोलन के, उन मुकदमों को अभी तक वापस नहीं लिया गया है। एमएसपी पर गारंटी के संबंध में कमेटी बनाने का एक वादा था, उसको भी अभी तक पूरा नहीं किया गया है। उसके साथ जितने भी अन्य विषय थे उनमें किसी पर भी अभी तक संतोषजनक कार्रवाई सरकार ने नहीं की है। तो उन सारे विषयों को लेकर के आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर ज्ञापन भेजा गया है कि अगर यथाशीघ्र सरकार इसको अपने संज्ञान में ना लेकर के इस पर कार्रवाई। गदरपुर में रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। कलयुगी पिता का कारनामा उस वक्त सामने आया जब एक नाबालिग लड़की ने अपने ही पिता पर बलात्कार का आरोप लगाया, जिसके बाद गदरपुर पुलिस ने कलयुगी पिता पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और साथ ही मेडिकल टेस्ट कराया गया और पिता को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। आपको बता दें कि नाबालिग ने अपने पिता पर बलात्कार का आरोप लगाया था। उसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की जिसमें यह सच पाया गया और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। अपने पिता के विरुद्ध जो है बलात्कार करने का आरोप लगाया था, जिसकी हमने पहले प्रथम दृष्टया जांच की तो उसके आरोपों में सत्यता पाई गई। उसमें एफआईआर दर्ज करने के बाद एफआईआर दर्ज की गई 376, 506 आईपीसी और पॉस्को एक्ट में, और उसको देर रात ही गिरफ्तार कर लिया है। जो अपराधी है उसका नाम सचिन धीर पुत्र राजकुमार और ये खेमपुर का रहने वाला है। कोटद्वार देवी रोड में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब भूसे से भरा ट्रक अचानक आम के पेड़ से टकरा गया। ट्रक पेड़ से इतनी जोर से टकराया कि ड्राइवर ट्रक के केबिन में फंस गया। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया और घायल ड्राइवर को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। रुड़की के ढंडेरा गांव में एक ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक में आग लगती देखकर आसपास के लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि ट्रक में भयंकर आग लगी थी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया। और आपको बता दें कि इस घटना में ट्रक का पीछे का हिस्सा जलकर राख हो गया है। अच्छी बात यह रही कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।